तो बच्चों, आज हम एक विशिष्ट कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विशिष्ट इसलिए कह रहा हूँ, प्रत्येक कवि अपने आप में विशिष्ट रहता है, लेकिन आप जब जानेंगे जिनके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वास्तव में उनकी कृति जो है वो एक विशिष्ट कृति है, एक अलग अपने तरह की एक अलग कृति है। मैं जब प्रश्नोत्तरी में काम कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मुद्रा राक्षस नाम की कृति के प्रश्न कई तरह से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे मुद्रा राक्षस कृति के जो कर्ता हैं विशाख दत्त, उनके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो विशाख दत्त जो हैं वो गुप्त कालीन माने जाते हैं। गुप्तास पीरियड जिसको आप बोलते हैं, भारत का स्वर्ण युग जिसको बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उस समय के गुप्त काल जो है उसमें विशाख दत्त को मोटे रूप से माना जाता है। आगे इनके काल को भी हम काल निर्धारण को भी हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। इनके पिता का नाम भास्कर दत्त, कुछ ने प्रभु भी माना है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि इनके पिता का नाम जो था वो भास्कर दत्त था। इनके ज्ञान की बात करें तो दो ग्रंथ जिनका अध्ययन इन्होंने बहुत बारीकी से किया था वो है अर्थशास्त्र और शुक्र नीति, और इन दोनों ग्रंथों का प्रभाव इनके इस मुद्रा राक्षस ग्रंथ में दिखता है। इसके अतिरिक्त दर्शन ज्योतिष आदि ग्रंथों का भी इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था। इनके वो प्रकांड विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईस्वी, उनके समकालीन ये माने जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि अवंती वर्मा भी इनके आश्रयदाता थे। यहाँ चिंतन का एक अलग स्तर जा सकता है कि अवंती वर्मा का काल थोड़ा अलग था, लेकिन विद्वानों ने अपना अपना चिंतन किया है। तो ऐसा दो तरह के चिंतन प्राप्त हुए हैं हमें कि एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और दूसरा अवंती वर्मा के समय ये हुए। एक और इनके काल निर्धारण के विषय में हमें उदाहरण मिलता है। इन्होंने चंद्र ग्रहण में, देखो ज्योतिष की बात आ गई, चंद्र ग्रहण में बुध योग से पूर्व चंद्र ग्रहण होना, इसमें इन्होंने विप्रतिपत्ति दिखाई है कि अर्थात बुध का योग नहीं होता है चंद्र ग्रहण से, जिसका खंडन बृहद संहिता में किया गया। अब बृहद संहिता बराहमीर में लिखी है, तो इतना तो निश्चित हो गया कि ये बराहमीर से पहले हुए हैं, क्योंकि अगर विरोध किया है बराहमीर ने तो बराहमीर से पहले हुए, तो इस हिसाब से 490 से तो पहले हुए। एक मत ये भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से कई मत हैं जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। इनके मुद्रा राक्षस जो कृति है उसकी हम बात करें तो मुद्रा राक्षस जो है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है। मैंने जो विशिष्ट शब्द प्रयोग किया कि अब तक आपको लव स्टोरीज दिख रही थी या उसमें सैडनेस दिख रही थी, एक राजा की कहानी थी, प्रेम प्रेमिका की कहानी थी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योरली एक लड़ाई है, युद्ध है, और युद्ध भी कैसा, कूटनीतिक युद्ध, तलवारों वाला युद्ध नहीं है, दिमाग वाला युद्ध, दिमाग से दूसरे राज्य को हराया गया है। तो इस तरह से ये जो ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, ये राजनीति से परिपूर्ण है, और इसकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि ये जो विशाख दत्त हैं ये राज परिवार में उत्पन्न हुए, अर्थात राजा के परिवार में उत्पन्न हुए। और यही कारण है, देखो अब हम जैसे परिवार में उत्पन्न होते हैं हमारी मेंटेलिटी, हमारा चिंतन वैसा ही बनता है। अब ये राजा के परिवार में, राज परिवार में अगर उत्पन्न हुए तो राजनीति में अभिरुचि होगी, इसलिए इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ लिखा जिसमें राजनीति का वर्णन किया गया था। एक और इसी में अंतः साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कि इन्होंने पाटलिपुत्र का, जो आज का बिहार है, पाटलिपुत्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया, उसकी प्रकृति का बड़े अच्छे से वर्णन किया। तो कुछ लोगों ने माना कि ये मगध देश के थे, मतलब उस क्षेत्र के थे, मगध जो राज्य है उस राज्य के थे। और मैं साक्ष्यों की बात करूं तो भरत वाक्य में इन्होंने चंद्रगुप्त का वर्णन किया, दूसरा मल्लेच्छों का वर्णन किया, जो हमारे यवनों के आक्रमण इत्यादि हैं उनका वर्णन किया। इन्होंने जैन और बौद्ध का प्रचार, इसका वर्णन किया।
अब देखिए 3 हमें चीजें मिल रही हैं। एक तो चंद्रगुप्त का वर्णन, एक मलेच्छों का वर्णन, और तीसरा बौद्ध जैन का प्रसार। इससे यह पता लगता है कि जब विशाखदत्त थे तो जैन और बौद्ध का प्रसार बढ़ रहा था। ठीक है जी। और चंद्रगुप्त लिखा तो हो सकता है उस समय चंद्रगुप्त हुए हों। तो यद्यपि बलदेव उपाध्याय इत्यादि विद्वानों ने कहा है कि वो अवंती वर्मा के समय के थे, लेकिन एक फाहियान हुए हैं, चीनी यात्री थे, वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। तो इसलिए हमें चंद्रगुप्त के समय ही इनको मानना पड़ेगा। ये तो निश्चित हो गया कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। अब इनकी 3 रचनाएं हैं, 3 इनके नाम से 3 रचनाएं जो संस्कृत साहित्य में मिलती हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त और अभिसारिक वंचिका। लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने मुद्रा राक्षस को ही इनकी कृति माना है। तो मुद्रा राक्षस की बात करें तो इसमें कुल 7 अंक हैं। 7 अंकों के कई ग्रंथ हैं, तो वैसे ही 7 अंकों वाला ये ग्रंथ है, जिसमें चाणक्य का एक्टिंग, चाणक्य की जो पात्रता है वो जीवंत है। चाणक्य ये मानो कि चाणक्य ना होता तो ये नाटक कुछ भी ना हो। तो चाणक्य का एक्टिव रोल है इसमें। राजनीति भरी पड़ी है इसमें, जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिक्स। कई बार हम कक्षा में बोलते थे बड़ी पॉलिटिक्स कर रहा है। प्योरली पॉलिटिक्स को समझना हो तो इस ग्रंथ को पढ़ लो। और इसकी एक महत्वपूर्ण घटना है, इसका नामकरण क्यों पड़ा, तो अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में किया गया। अंगूठी को मुद्रा बोलते हैं ना, अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में किया गया। तो मुद्रया गृहीतो राक्षसः मुद्रा राक्षस, समझ में है? मुद्रया तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर, मुद्रा के द्वारा, मुद्रया गृहीतो राक्षसः, मुद्रा के द्वारा जिसको अपने अंदर कर लिया या अपने अधीन कर लिया है वही मुद्रा राक्षस है। तम अधिकृत्य कृतम मुद्रा राक्षसम, ये इसकी व्युत्पत्ति हुई कि इस घटना को आधार बनाकर जिस ग्रंथ को लिखा गया उसे मुद्रा राक्षस कहा गया। तो प्रथम अंक में चाणक्य अपने गुप्तचरों से पता लगाता है। आप देखो यहाँ गुप्तचर भी हैं। गुप्तचर जानते हैं क्या होता है? हर देश के गुप्तचर होते हैं। जैसे हमारे गुप्तचर हैं, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आजकल आतंकवादी अपने आप ही मर जा रहे हैं। खबर आ रही है कि इनको किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया पाकिस्तान में। 2-3 लोग, अभी सैफुल्ला मारा गया पिछले हफ्ते। भारत बोल रहा है हमने नहीं मारा, तो किसी ने तो मारा होगा। तो वो गुप्तचर ये सारे काम करते हैं। तो गुप्तचर दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे शत्रु क्षेत्र में छुप के रहते हैं। तो गुप्तचरों से उसको ज्ञान होता है कि कुसुमपुर के 3 व्यक्ति हैं जो राक्षस के बड़े प्रिय हैं। ये प्रथम अंक में ज्ञान हो जाता है। वो पता लगा लेता है कि इस राक्षस के दोस्त कौन है। जैसे भारत में पहचान ली है ना कि पाकिस्तान के चीन और टर्की और अजरबैजान 3 देशों ने उसकी सहायता की है। तो वैसे दुश्मन के दोस्त भी पता करने हैं आपको। ये घटना ये सिखाती है केवल दुश्मन के बारे में नहीं जानना है, ये जानना है कि दुश्मन का दोस्त कौन है, क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी शत्रु ही होता है। शत्रु का दोस्त भी शत्रु, और शत्रु का शत्रु अपना दोस्त। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस जो होता है वो माइनस ही रहता है। तो शत्रु का मित्र जो होगा वो हमारा शत्रु है। तो इसलिए उन्होंने पहले ये पता लगाया कि इस व्यक्ति के मित्र कौन है। तो ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में उनको पता लगता है, और ये भी पता लगाते हैं कि उनके घर में ही, उन प्रिय लोगों के घर में ही राक्षस ने अपना परिवार रखा है। तो इस तरह कुछ ऐसी चाल करके वो राक्षस की मुद्रा को प्राप्त कर लेता है। समझ गए? मतलब मुद्रा पहले अंक में प्राप्त हो जाती है, जो बाद में उस राक्षस की हार का कारण बनती है। अब मेरी इतनी कथा से आपने इतना तो पता लगा लिया होगा कि एक तरफ चाणक्य है और दूसरी तरफ राक्षस है। इतना समझ आ गया ना? तो अब राक्षस की हार का कारण बनता है, और दूसरा अंक जो आरंभ होता है, तो दूसरे अंक में उस राक्षस की हार के, पराजय के कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। हारता नहीं है, कुछ संकेत मिलते हैं, मतलब वो जो चाल चलता है वो उल्टी पड़ जाती है।
तृतीय अंक में एक महत्वपूर्ण घटना होती है कौमुदी महोत्सव। तृतीय अंक में ऐसे कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि इनमें से किन ग्रंथों में कौमुदी महोत्सव का वर्णन है। कई ग्रंथों में है, तो इसमें भी। ठीक है, अब चतुर्थ अंक की बात करें तो राक्षस जो भी योजनाएं बनाता है वो विफल होती जाती है। चौथे अंक में कई तरह की चाल चलता है, लेकिन वो सारी विफल होती जाती है। पंचम अंक में गर्भ संधि है। यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है कि कौन से अंक में गर्भ संधि का वर्णन है। तो गर्भ संधि का वर्णन यहाँ के पंचम अंक में है। वास्तव में बच्चों जब इसकी कथा को पढ़ते हैं कुछ देर तो समझ ही नहीं आता हो क्या रहा। इतनी उलझी हुई कथा है ये, सारी बातें आपको अंत में समझ आएंगी। ये सुक्ति भी आएगी इस तरह की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो अंत में सारी बातें समझ आती हैं कि अच्छा तो चाणक्य ऐसा क्यों कर रहा था। तो इस तरह से गर्भ संधि का वर्णन है। इस पंचम अंक के विषय में एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा है, विदेशी विद्वान ने कहा है कि इसमें अतिशय संघर्ष है। सबसे ज़्यादा लड़ाई इस पंचम अंक में है। पंचम अंक जिसमें गर्भ संधि है, इसमें अतिशय संघर्ष है। और अंतिम के जो अंक है, छठा और सातवां, इसमें राक्षस को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। दोनों अंकों में चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त के लिए, चंद्रगुप्त की भलाई के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो जाल बिछाते हैं इन दो अंकों में। अंत में वो पकड़ा जाता है। तो इस तरह से षष्ठम अंक में राक्षस मलेकेतु को शिविर से निकालकर पाटलिपुत्र ले जाता है। उसको लगता है कि कहीं मलेकेतु एक पात्र था, उसको बचाने के लिए वो उपक्रम करता है, जहाँ पर नगर की दुर्दशा का वर्णन होता है। सप्तम अंक की बात करें तो चंदन दास को वध्य भूमि पर ले जाया जाता है, जहाँ पर राक्षस अपना समर्पण कर देता है। वो इतना मजबूर हो जाता है। देखो, जब हमारे मित्रों को अगर कोई ग्रहण कर ले, उनको अपने अंतर्गत ले ले, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस तरह से वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, क्योंकि जब चंदन दास ही पकड़ लिया तो राक्षस को तो करना था। चाणक्य के सामने जब उसके वंश के लोग आते हैं, वो भी चाणक्य की तरफ हो जाते हैं। अतः राक्षस के जो वंश के लोग होते हैं वो भी चाणक्य के साथ हो जाते हैं। वो इतनी अच्छी राजनीति करते हैं कि दूसरी तरफ के लोग भी अपनी तरफ आ जाते हैं और चंद्रगुप्त के कुछ अमात्य बन जाते हैं। और इसी घटना से नाटक का अंत हो जाता है। चाणक्य के कार्य की सिद्धि हो जाती है। चंद्रगुप्त प्रसन्न होकर चाणक्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक श्लोक बोलते हैं, राक्षसेन समम मैत्री राज्ये चारोपिता वयम नंदाश्चोन्मूलिता सर्वे किम कर्तव्यमतः परम। कि नंद तो खत्म हो गए, नंद वंश का नाश करना ही चाणक्य का, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। चाणक्य ने बोला था जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूं मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। आप भी ऐसा संकल्प कर सकते हैं, जब तक मैं शिक्षा शास्त्री के टेस्ट में 180-200 नंबर नहीं ले लूं मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी, मैं अपनी वेणी का बंधन नहीं करूंगी। क्या कर सकते हैं? देखो इस नाटक से कितना अच्छा। देखो, एक ब्राह्मण था बेचारा और उसने पूरा का पूरा राज्य जो है वो हरा दिया। तो संकल्प तो कर सकते हैं हम भी लोग कि अब अगली बार तब मिलेंगे जब हमारे पास ये डिग्री होगी। अगली बार मान लिया मजबूरी में एमए में जाना पड़ रहा है, पहली बार नेट को निकाल लें, ये है प्रतिज्ञा। तो ऐसा कहा है कि जिसने नंदवंश को समूल नाश कर दिया, अब और क्या बचा है? किम कर्तव्यमतः परम, जिसने राक्षस के साथ मैत्री कर ली, अतः राक्षस को इतना मजबूर कर लिया कि राक्षस को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा, इस साइड आना पड़ा। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? चंद्रगुप्त कह रहे हैं अपने गुरु चाणक्य के प्रति। तो इस नाटक, ये तो मैंने बड़ी मतलब आपको सरल तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूँ उलझी हुई कथा है, समझ नहीं आती है, ये तो बड़े सरल रूप में मैंने कही। तो इनकी काव्य कला की बात करें तो इन्होंने पुरानी परंपरा को तोड़ा है। जो परंपरा थी ना, मैंने कहा कि कोई लव स्टोरी नहीं है, कोई और का राजा रानी की कहानी नहीं है, प्योरली पॉलिटिक्स बताई है। तो एक परंपरा को तोड़ा, एक नया मार्ग जो है वो इन्होंने आगे बताया है सबके लिए।